हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ को देखा था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं टाइप कन्वर्जंस। एक्चुअली टाइप कन्वर्जंस भी हमने पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं। जब हमने दूसरी चीज़ों को देखा है, दूसरे मॉड्यूल्स को देखा है, तो टाइप उसमें भी कन्वर्जन है। तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हम स्ट्रिंग्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट्स को नंबर्स में, नंबर्स को डेट्स में। तो ऐसे करके बड़े सारे कन्वर्जन्स हैं। तो कई जगह तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट कर देता है कन्वर्ट। कई जगह पे आपको ये मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे नंबर है, तो अगर एक स्ट्रिंग है, हम अंदर स्ट्रिंग देंगे तो नंबर अगर मेथड हम डालेंगे तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा, इक्वल्स टू 3.14 हो जाएगा। तो ऐसे करके बड़े सारे मेथड्स हैं। पार्स फ्लोट है, पार्स इंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। टू स्ट्रिंग, जैसे टू स्ट्रिंग मेथड है, हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। टू एक्सपोनेंशियल है, टू फिक्स्ड है, टू प्रिसिशन है, तो इनको हम पहले कर चुके हैं। मेरे पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। जैसे ये डेट का है, डेट के फंक्शंस को भी हमने देख चुके हैं। गेट डेट, गेट डे, ये सारे हमने। बुलियन को भी हम देख चुके हैं। बुलियन का नंबर अगर करेंगे तो रिटर्न्स जीरो, फॉल्स मतलब जीरो, ट्रू मतलब वन। तो ऐसे करके बड़े सारे टाइप कन्वर्जन्स हैं जो आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। बिट वाइज भी हम इन पुराने वीडियोस में देख चुके हैं। बिट वाइज मतलब बिट्स को कन्वर्ट करना या बिट्स के ऊपर मैनिपुलेट करना। जैसे ये एम्पर साइन है, तो वो उसका नाम है एंड। वो सेट्स ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। तो वो कह रहा है कि एंड को हम यूज कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ये फिल्टर है, इसको हम यूज कर सकते हैं और से। एक जॉर है, एक नॉट है। ऐसे करके बड़े सारे बिटवाइज हैं जो हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं इनको। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हम पिछले मॉड्यूल्स में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। जैसे आई है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हम मॉडिफायर यूज कर सकते हैं केस इनसेंसिटिव को सर्च करने के लिए। तो ऐसे करके बड़े सारे सर्च और रिप्लेस में ये हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। हम इनको भी कर चुके हैं। प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस किसको वो पहले प्रायोरिटी पे दे। तो इधर भी बॉडमास यूज होता है, कि वो मल्टीप्लिकेशन में मतलब पहले प्लस करेगा या मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे करके वो प्रेसिडेंस की समझा रहा है। तो वैसे ही है जैसे बॉडमास का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैथ्स में काम आता है, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में इसको यूज करते हैं। अगला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एरर्स। अब जावास्क्रिप्ट में एरर्स को कैसे कैप्चर किया जाता है। एरर्स का मतलब है आपके मॉड्यूल में कोई एरर आती है। देखो, ऐसा है कि आप जब एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें आप सपोज कुछ चीजें यूज करते हैं, जैसे फॉर लूप यूज किया या कुछ भी यूज किया। तो कई बारी कई चीजें एरर्स देती हैं। कई चीजें, कोई एक आपने डिवाइड बाय जीरो कर दिया किसी को, या कोई एक स्ट्रिंग आया जो आपके जो वेरिएबल से उसका लेंथ ज्यादा है, तो वो एरर देता है। कई टाइप्स ऑफ एरर्स। तो आपको, अगर आपने इसको ठीक से मैनिपुलेट नहीं किया, तो आपका जो कोड है वो इसको ठीक ढंग से डिस्प्ले नहीं करेगा। आपकी एप्लीकेशन एरर दे देगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कई स्टेटमेंट्स हैं। ट्राई, कैच, फाइनली। ट्राई, कैच, फाइनली, तो ऐसे करके हम इसको यहाँ पे देखिए। जब आप एक प्रोग्राम को यूज करते हैं तो शुरू में ही आप इसको ट्राई कर दीजिए, ट्राई लिख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स लिख दीजिए। स्टेटमेंट्स के बाद आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके फिर एक कैच करना है। कैच, अगर तो इन स्टेटमेंट्स में कोई एरर आई तो यहाँ पे कैच में आ जाएगा और कैच में जाकर एरर को डिस्प्ले कर देगा। ऐसे करके हमने जब लिखा इसको स्टेटमेंट को, ERR.message, तो वो ERR जो ये पैरामीटर है कैच के अंदर, उसके अंदर एरर का मैसेज आ जाएगा। तो हम डॉट मैसेज करके उसको देख सकते हैं कि इसका मैसेज क्या है। तो यहाँ पे देखो, हमने एक मेथड यूज किया जो है ही नहीं, अलर्ट मेथड है। अलर्ट मेथड को हमने ADD ऐसे करके 3 DDs को डाल दिया, और ये क्या करेगा, ये एक एरर दे देगा। तो एरर जब देगा तो
हाँ, यहाँ पे कैच में आ जाएगा और कैच को एरर कर देगा। आप ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एरर आई, देखो अब अलर्ट में इसको अलर्ट कर देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ, रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, वेलकम गेस्ट। ओके का बटन दबाए, इसमें कोई एरर नहीं आई क्योंकि ये अलर्ट एक मेथड है, जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो अलर्ट एक पॉपअप देता है। तो उसको उसने कोई एरर नहीं दिया। बट अगर मैं इसको कोई नाम इसका बदल देता हूँ, सपोज कोई भी नाम दिया, तो ये एक एरर डिस्प्ले होगा, मतलब ये एक एरर आ जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूं तो देखिए ये कह रहा है कि क्योंकि मैंने ये ट्राई कैच दिया है। देखो अगर मैं ट्राई कैच नहीं देता तो वो ऑरेंज कलर में आ जाएगा, भाई इसमें एरर है। वो खुद एक जावास्क्रिप्ट का खुद का एरर, वो अच्छा डिस्प्ले नहीं करेगा। आप जब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर अगर जावास्क्रिप्ट का एरर मैसेज आ गया तो वो एक यूजर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक से डिस्प्ले नहीं होता। तो इसके लिए हम इस ट्राई कैच को यूज करते हैं, इस स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं कि अगर बाई चांस आपके कोड में कोई भी एरर आती है तो वो अच्छी तरह उसको डिस्प्ले करे, और वो कह दे कि हम बाद में ना एरर्स को ऐसे लिखते हैं कि भाई ये एरर आई तो कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू। तो ऐसे करके हम अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं एप्लीकेशन में कि अगर कोई एक मैसेज आता है तो हम इनको यूज करते हैं, ट्राई कैच को। हर वो जगह पे जहाँ पे हमने एक मॉड्यूल लिखा, फंक्शन लिखा, हम ट्राई कैच को यूज करते हैं कि अगर इस मॉड्यूल के अंदर कोई भी एरर आई तो वो कैच के अंदर एरर आ जाए और वो कैच के अंदर अच्छी तरह डिस्प्ले हो जाए। ऐसे करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम ERR मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। तो ये यूज है एरर एरर का, ट्राई कैच का। अब एक और भी है, ट्राई कैच तो है ही है, ये ऐसे सिंटैक्स है ट्राई, और जो ब्लॉक ऑफ कोड आपने लिखना है, और कैच में भी ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं। एक है थ्रोज, जावास्क्रिप्ट थ्रोज एरर्स। व्हेन एन एरर अकर्स जावास्क्रिप्ट विल नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज। वो कह रहा है कि कोई भी अगर एरर आती है, अगले स्टेटमेंट को वो रन नहीं करता, वहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है और एक एरर मैसेज थ्रो कर देता है। द टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज जावास्क्रिप्ट विल थ्रो एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एक्सेप्शन, ब्रैकेट में थ्रो एन एरर। तो वो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब है एरर। तो वो कह रहा है कि टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, थ्रो एन एक्सेप्शन। तो वो एरर दे देता है अगर कोई एक स्टेटमेंट ठीक से ढंग से नहीं चले, या वो समझ ना पाए जावास्क्रिप्ट क्या है वो एरर, तो वो मतलब क्या वो स्टेटमेंट है, तो वो एरर दे देता है। जावास्क्रिप्ट which will actually create an error object with two properties name and message। तो वो कह रहा है कि जब कोई एरर आती है तो एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, नेम एंड मैसेज। अब द थ्रो स्टेटमेंट, अब द थ्रो स्टेटमेंट क्या है? द थ्रो स्टेटमेंट अलाउस यू टू क्रिएट अ कस्टम एरर। तो वो कह रहा है कि एक और स्टेटमेंट है, एक तो ट्राई और कैच है, एक खुद आप एक एरर क्रिएट कर सकते हो अपने कोड के अंदर। क्यों हम एरर क्रिएट करते हैं? अपने एक एरर दिखाने के लिए, कुछ एरर शो करने के लिए। तो वो थ्रो स्टेटमेंट से हम इसको कर सकते हैं। थ्रो किया, एक कोटेशन में कुछ भी लिखा टू बिग, तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा थ्रो को। टेक्निकली यू कैन थ्रो एन एक्सेप्शन, द एक्सेप्शन कैन बी अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, अ नंबर, अ बुलियन और एन ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि या तो वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, या नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप थ्रो कर सकते हो कुछ भी, एक स्ट्रिंग थ्रो थ्रो कर सकते हो, एक नंबर थ्रो कर सकते हो, या एक बुलियन या एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर सकते हो। तो वो आप अपने आप ही एक एरर क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। इनपुट वैलिडेशन एग्जाम्पल, तो वो अब वैलिडेशन एग्जाम्पल को एक एग्जाम्पल दे रहा है कि वो कैसे है। देखिए अब ये एक फंक्शन उसने बनाया जिसके अंदर उसने कई तरह के पहले कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट को लिया, फिर उसके बाद एक एक्स को लिया, उसके अंदर उसने डेमो दिखा, फिर उसने ट्राई लिया, ट्राई किया और इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स डाल दिए, और अगर इसके अंदर कोई एरर आती है तो वो कैच के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे करके उसने एक एग्जाम्पल बनाया। तो आप भी ये ट्राई कैच को यूज कर सकते हैं अपना कोड के अंदर, कि आपको अच्छी तरह एरर मैसेज आए। आगे बढ़ते हैं। द फाइनली स्टेटमेंट, एक और होता है फाइनली स्टेटमेंट होता है। तो ट्राई कैच होता है और फिर फाइनली होता है। देखिए अब
एक होता है ट्राई, एक है कैच, और एक होता है फाइनली। तो ब्लॉक कोड ऑफ कैन बी एक्चुअली रिगार्डलेस ऑफ द ट्राई कैच रिजल्ट। तो वो कह रहा है कि अगर देखो ट्राई के अंदर हम बड़े सारे स्टेटमेंट्स डालेंगे, अगर कोई भी एक उन स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक एरर आई तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा और वो जंप कर जाएगा कैच के अंदर, अगर कैच हुआ तो। अब कैच के बाद जब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके अंदर जो भी है कैच के अंदर, फिर वो फाइनली के अंदर जरूर आएगा। या तो वो ट्राई से भी, ट्राई के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स हैं और अच्छी तरीके से रन हो गई हैं, कोई एरर नहीं आई, फिर भी वो फाइनली के अंदर जरूर आएगा। तो एक है ब्लॉक ऑफ कोड है फाइनली। तो हम फाइनली को भी यूज कर सकते हैं कि हम अगर सपोज उसमें एरर आई या नहीं आई, रिगार्डलेस ऑफ भाई उसमें अगर ठीक ढंग से चल भी गया तब भी कैच का तो रन नहीं करेगा क्योंकि एरर नहीं आई, बट फाइनली को रन करेगा। पर अगर कोई एरर आ गई, अगर 10 लाइन ऑफ कोड है ट्राई के अंदर, अगर पांचवी में एरर आ गई तो फिफ्थ में सिक्स्थ को रन नहीं करेगा, फिफ्थ के बाद ही कैच को रन करेगा, कैच में आ जाएगा, और जब कैच में आएगा उसको रन कर देगा उस स्टेटमेंट्स को, और फिर फाइनली को भी रन करेगा। तो ऐसे करके फाइनली भी हम यूज कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड को कि हम कुछ करें। देखो अब इसने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर उसने ये ट्राई यूज किया, ट्राई के अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स दिए, और फिर एक कैच को भी डाला उसने, और फिर फाइनली को भी डाला। तो यहाँ पे कई बारी हमें ये चाहिए होता है कि अगर एरर आए या ना आए, हमें कोई एक चीज चाहिए कि एक डिस्प्ले करना है कुछ, तो फाइनली हम यूज करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम फाइनली यूज करें, बट ऑप्शनल है। अगर यूज करेंगे तो मतलब हमें जहाँ पे भी यूज करना है हम उसको यूज करेंगे। अब कई बारी ये कई तरीके के एरर्स हैं, तो वो दिखा रहा है, उनके नाम है, एरर के नाम है और डिस्क्रिप्शंस के नाम है। तो बड़े सारे टाइप एरर है, यूआरआई एरर है, तो ये हमें समझा रहा है। तो ये ज्यादा मतलब चीज नहीं है, सिंटेक्स एरर मतलब कहीं पे भी हमने कोई एरर आया तो ये टाइप ऑफ एरर्स हमें बता रहा है कि क्या क्या एरर्स हैं। स्कोप के बारे में भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको भी हम स्किप करते हैं कि स्कोप एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कि स्कोप उसका क्या है भाई, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है या इंटरनल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अब आता है जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या है? इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशंस टू द टॉप। वो कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर आपने कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे var x कर डिक्लेयर किया, फिर भी वो इसको जब वो पढ़ता है इस सब को, तो इसको ये ऊपर ले जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल 1 में उसने पहले x = 5 कर दिया, फिर उसने जाकर वेर को डिक्लेयर किया, वेर एक्स को डिक्लेयर किया। तो वैसे ये ऐसा होता नहीं है, हम प्रोग्रामिंग में ऐसा करते नहीं है। हम हमेशा पहले तो डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको असाइन करते हैं। बट अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया, फिर भी वो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पूरे कोड को पढ़ता है, और जहां पे भी उसको वेरिएबल नजर आते हैं, ये लेट और वेर और ये, तो उनको ऊपर ले जाता है। ऊपर लेकर जाने से ये मतलब है कि वो फिर बाद में जब इसको पढ़ेगा इसमें एरर नहीं आएगी, इसको वो असाइन कर देगा, क्योंकि पहले उसने डिक्लेयर का ऊपर ले गया और वो इसको डिक्लेयर कर दिया, उसको सेट कर दिया। तो ये भी होस्टिंग का चैप्टर है जो इजी है, वो पता लग जाए कि हम जावास्क्रिप्ट में जहाँ कहाँ भी हमने इस एक वेरिएबल को, कांस्टेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, वो उसको ऊपर ले जाता है। जब वो उसको पढ़ता है तो ऊपर ले जाता है कि नीचे नीचे अगर कोई भी उसको असाइन किया तो वो एरर ना है। तो वो होस्टिंग का ये मतलब है। नेक्स्ट है यूज स्ट्रिक्ट। अब जावास्क्रिप्ट का यूज स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि यूज स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट का मतलब है कि हम फिर कोई भी प्रोग्रामर ऊपर नीचे नहीं कर सकता कि अगर हमने यूज स्ट्रिक्ट को यूज कर लिया, ऐसे करके यूज स्ट्रिक्ट को यूज किया, सेमीकोलन डाला, तो हम ये जो अगर उसने ऐसे x = 3.14 किया तो इधर एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी? क्योंकि हमने पहले x को डिक्लेयर नहीं किया, लेट नहीं किया, वैर नहीं किया, वैर x नहीं किया, तो हमने सीधा सीधा इसको असाइन कर दिया
क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर यूज स्ट्रिक्ट यूज किया है, तो वो क्या कहता है कि अगर यूज स्ट्रिक्ट यूज करोगे तो पहले आप वेरिएबल को वैर करके डिक्लेयर करोगे या लेट करके डिक्लेयर करोगे, फिर ही आप उसको साइन कर सकते हो। तो अगर यूज स्ट्रिक्ट यूज नहीं करते तो आप इसको कर सकते हो, x = 3.14 को एरर नहीं देगा। पर अगर आप अपना कोड अच्छी तरीके से चाहते हो कि अच्छा रन हो, और देखिए अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो कुछ कोड कोई प्रोग्रामर लिखता है, तो कुछ कोड कोई प्रोग्रामर लिखता है, तो वो आपस में उसको फिर मर्ज करते हैं। तो वहां पे ये यूज स्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंस आता है कि कई प्रोग्रामर्स अच्छी तरह कोड नहीं लिखते, तो हम यूज स्ट्रिक्ट करके उसको उनको फोर्स करते हैं कि वो अच्छी प्रोग्रामिंग लिखें। तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट मोड को हम इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, तो हम इसको समझते हैं। दिस का मतलब यही, यही का मतलब यह है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को बनाया, कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट, वैसे पहले भी हम एक दिस को हम पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में, अब दोबारा वो एक रिव्यू हो जाएगा। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है, उसका पहला है फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू है जॉन, लास्ट नेम 2 है, आईडी 556 है। हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन के अंदर हमने लिखा फुल नेम, एक फंक्शन बनाया, रिटर्न किया दिस डॉट फर्स्ट नेम, प्लस करके एक स्ट्रिंग में एक स्पेस दिया, फिर प्लस करके दिस डॉट लास्ट नेम। ये दिस क्या है, दिस का मतलब ये है इसी के अंदर, इसी के अंदर फर्स्ट नेम ढूंढ। दिस इसका, दिस इसका फर्स्ट नेम, दिस का मतलब है इसका। तो इसी का जो ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसी का ही फर्स्ट नेम ढूंढ। मैं अगर इसको डॉट दिस डॉट नहीं लिखता, फर्स्ट नेम सिर्फ लिखता हूँ, तो वो इसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर है। तो वो इसके लिए हमें दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट यूज करना पड़ता है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब ये वाला फर्स्ट नेम उठा, उसको कॉन्केटिनेट कर, फिर दिस डॉट लास्ट नेम से, ये जो लास्ट नेम है, तो इसके अंदर ये जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, जॉन एक स्पेस डो रिटर्न करेगा। जॉन का मतलब है फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है वो जॉन है, प्लस ये एक स्पेस आ जाएगा, फिर डो आ जाएगा। तो ऐसे करके हम दिस को यूज कर सकते हैं। दिस का मतलब है इसी के अंदर जो आपके प्रॉपर्टीज या आपके वैल्यूज हैं, उसको यूज करने के लिए हम दिस को यूज करते हैं। In a JavaScript, the this keyword refers to an object. Which object depends on how this is being invoked, used or called. The this keyword refers to different objects depending on how it is used. तो ऐसे करके हम this को use कर सकते हैं। This is a method, तो इधर this का ये purpose है। तो वो बता रहा है कि कैसे है। When used alone, this refers to the global object because this is running in the global scope in a browser window. The global object is object window. तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैंने लेट x इक्वल्स टू दिस कर दिया, अब यहाँ पे देखो कोई एक फंक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये दिस क्या है, दिस ब्राउजर का जो ऑब्जेक्ट है उसको वो लेगा, जो विंडोज का ऑब्जेक्ट है उसको ले लेगा दिस। मतलब ये अभी जो हमारा ये ब्राउजर के अंदर ये HTML कोड चल रहा है, तो उसको वो दिस ले लेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट विंडो कर देगा कि ये विंडो है, जो मेन विंडो है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये ले लेगा। भाई दिस अभी हम किस स्कोप में हैं, अगर हम फंक्शन के अंदर हैं तो वो दिस को ले लेगा, उसके दिस को ले लेगा, और अगर हम ग्लोबल में हैं तो विंडोज को ले लेगा। तो दिस का ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब आता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का यूज क्या है, एरोज फंक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन ES6, भाई ES6 के बाद ही यूज किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। एरो फंक्शंस अलाउ यूज टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स, तो हम इसको छोटा करके फंक्शन को बना सकते हैं। तो अब देखो, लेट माई फंक्शन इक्वल्स टू A कॉमा B इक्वल्स टू, ये एरो जो है ए इंटू बी करके दिया हुआ है। मतलब इस ये फंक्शन क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेता है A और B, और उनको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट वापस कर देता है। तो ये एक माई फंक्शन का काम है। ऐसे ही हेलो फंक्शन, अगर बिफोर बिफोर एरो हम ऐसे लिखते थे,
हेलो इक्वल्स टू फंक्शन रिटर्न करके। अब आफ्टर एरो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ऐसे करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ज्यादा यूज नहीं है बट मतलब आपको आना चाहिए कि ये एरो कैसे होता है, ज्यादा हम इसको यूज नहीं करते। अब आते हैं क्लासेस में, जावास्क्रिप्ट क्लासेस। क्लासेस 2015 में शुरू की गई हैं, क्लासेस 2015 में इंट्रोड्यूस्ड किए हैं क्लासेस को। क्लासेस क्या हैं? यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट अ क्लास। अब एक कीवर्ड है क्लास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है, उसको हम यूज करते हैं एक अपनी क्लास को बनाने के लिए। ऑलवेज एड अ मेथड नेम कंस्ट्रक्टर, वो कह रहे हैं कि उस क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करना जरूरी है। एक क्लास क्या होती है? क्लास एक टेम्पलेट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो हम पहले एक क्लास बनाते हैं, उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो इंटरनल बिल्ड क्लासेस भी हैं जावास्क्रिप्ट की, हम अपनी भी एक क्लास बना सकते हैं। अब क्लास बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। एक पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर होता है एक इनिशियलाइजेशन, मतलब सबसे पहला जो काम है उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम बनाते हैं क्लास को। तो ये एग्जांपल है, देखो एक क्लास बनाया है, कार एक क्लास है जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर दिया नेम एंड ईयर। तो हमने दिस डॉट नेम करके नेम के अंदर डाला और दिस डॉट ईयर में ईयर डाला। तो जो आ रहा है, जो पैरामीटर्स तो आ रहे हैं उसके अंदर हमने अपने इधर नाम और ईयर के अंदर हमने असाइन कर दिया, और बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं उस क्लास के अंदर। यूजिंग अ क्लास, अब देखिए यहाँ पे एक कैसे यूज कर सकते हो क्लास को, तो उसके हम बताया, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो क्लास देखो, सबसे पहले तो उसने एक क्लास बनाई, फिर उसको 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 यूज किया। उसको यूज किया मतलब माई कार वन, एक माई कार वन एक ऑब्जेक्ट बना इस क्लास का। ये देखो क्लास एक बनी। अब इस क्लास को हमने यूज किया, माई कार वन को ये एक ऑब्जेक्ट है, माई कार वन एक ऑब्जेक्ट है और कार एक क्लास है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस कार क्लास को यूज किया। तो न्यू कार हमने लिखा और उसके अंदर दो पैरामीटर्स दिए, एक नाम और एक ईयर। तो एक फोर्ड एक 2014 हमने दिया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर गया और दिस डॉट नेम को उसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया माई कार वन। और ऐसे ही हमने माई कार टू दिया, उसका भी एक न्यू करके एक और क्लास को यूज, मतलब उसी क्लास को यूज किया एक और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। उसके अंदर हमने दो अलग सी वैल्यूज डाल दी, ऑडी और 2019। तो हमारे लिए अब क्या हो गया, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए एक क्लास से। अब हम उस ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, माई कार वन डॉट नेम और माई कार टू डॉट नेम। इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, फोर्ड आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑडी आएगी। तो ऐसे करके हम इसको एक क्लास को बना सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। इनबिल्ट क्लासेस भी हैं इसके जावास्क्रिप्ट के, तो हम इसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि क्लास मेथड्स भी बना सकते हैं। आप देखो एक कंस्ट्रक्टर तो हमने देख लिया कैसे बनता है, फिर हम मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कार एक क्लास है जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर दिया, फिर हमने एक एज मेथड बनाया। एज मेथड वो क्या कर रहा है, इसके अंदर हमने न्यू डेट ली और रिटर्न कर दिया जो गेट ईयर, हमने गेट ईयर माइनस दिस ईयर कर दिया, जो हमारे पास ईयर आया उसको हमने इसके अंदर से फुल ईयर से जो आज की डेट है, आज की ईयर है, उसको हमने माइनस किया, तो हमें एज निकल आई उसकी, भाई उसकी एज कितनी है। तो ऐसे करके हम अगर कांस्टेंट अगर देंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई कार कार से, तो हम अगर डॉक्यूमेंट माई माई कार डॉट एज डाला तो उसकी एज निकल आएगी। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो अगर देखो अब 2014 है, तो अभी 24 है, 2024 है, तो 10 साल का डिफरेंस है, तो इधर देखो 10 लिख दिया उसने, क्योंकि उसने डेट आज की डेट ली और आज की डेट का ईयर लिया माइनस जो उसने ईयर डाला था 2014 डाला था, उसको माइनस कर दिया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो ये 10 साल आ गया। यहाँ पे ऐसे करके हम एक क्लास को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम मेथड्स बना सकते हैं अपने, और मेथड्स को फिर हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये क्लासेस का है।
अब नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या हैं? जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स अलाउ यू टू ब्रेक अप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स। दिस मेक्स इट इजियर टू मेंटेन अ कोड base. Modules are imported from external files with the import statement. Modules also rely on type module in a script tag. अब वो कह रहे हैं कि देखो अब क्या है कि आपके जो जावास्क्रिप्ट है, एच टी एम एल कोड है, वो एच टी एम एल के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग करके हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फिर अगर बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड है तो आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना सकते हो और उनको आप एक्सटर्नल जेएस फाइल में भी डाल सकते हो। जैसे पुराने मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में डॉट सी एस एस एक्सटर्नल सी एस एस फाइल्स थी, उनको हमने फिर यूज़ किया अपने एच टी एम एल पेज में। उसके अंदर हमने कई क्लासेस को यूज़ किया और स्टाइल शीट्स को यूज़ किया। ऐसे ही हम जे एस फाइल्स को बना सकते हैं। जैसे अब देखो मैसेज डॉट जे एस फाइल है, इसको उसने इंपोर्ट किया एक एक्सटर्नल जेएस फाइल है जिसके अंदर मेथड्स और बड़े सारे उसका कोड है, मॉड्यूल्स हैं। तो हम इसको सेपरेटली जेएस फाइल को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर बना सकते हैं और फिर हम अपने एचटीएमएल कोड के अंदर डाल सकते हैं। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये एचटीएमएल जो है, फिर एचटीएमएल हम इस जेएस फाइल को बड़े सारे एचटीएमएल्स में यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत लंबा लंबा डुप्लीकेसी ऑफ कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए हम जेएस फाइल को, एक्सटर्नल जेएस फाइल को यूज करते हैं, एक ही जगह पे लिखते हैं और उसको हर एक जगह पे यूज करते हैं। यूज करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं उसको। तो ऐसे करके वो बताया गया है कि हम इसको एक्सटर्नल फाइल को यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जेसन। अब जावास्क्रिप्ट जेसन क्या है? जेसन इज अ फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। जेसन क्या है? एक फॉर्मेट है। तो उसका क्या है फुल फॉर्म? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक सिंटेक्स है जो हम डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो उसका जो सिंटेक्स है वो कैसे है, देखिए ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के अंदर देखो अब फर्स्ट नेम जॉन एक एक है, एक रो है जो जॉन और डो है, उसका दो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। दूसरा रो है एना और स्मिथ। तीसरा रो है पीटर और जॉन्स। तो ये तीन डेटा है, तीन पर्सन्स के नाम है जो इस एम्प्लॉयज के अंदर आ गए हैं। तो ये जेसन एक ऑब्जेक्ट बनता है और जेसन को हम यूज करते हैं हम ट्रांसफर करने के लिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में। तो ऐसे करके जेसन एक, हम आगे जाके जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि जेसन ऑब्जेक्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं और कहाँ पे यूज किए जाते हैं। अभी के लिए ये जान लीजिए कि हम एक जेसन को ऐसे, इसका सिंटेक्स है। तो जेसन को हम एक स्ट्रिंग की तरह हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए डेटा। आगे बढ़ते हैं, डीबगिंग। अब अगर आपका कोड बहुत बड़ा है और आपके कंप्यूटर, आपके जो प्रोग्राम में कुछ एरर आती है या कुछ आते हैं तो आप इसको डीबग कर सकते हैं। डीबग का मतलब है कि एक एक स्टेटमेंट को हमने एक एक बारी पढ़ना, और वो कैसे पढ़ना वो ऐसे अब आपको बताया गया है। कोड डीबगिंग, प्रोग्रामिंग कोड माइट contains syntax errors or logical errors. Many of these errors are difficult to diagnose. Often when programming code contains errors, nothing will happen. वो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग जब करते हो तो बहुत बड़ा सा कोड आपका बन जाता है। तो उस बड़े से कोड में कई बार ऐसा होता है कि एरर नजर नहीं आती, बट वो ठीक ढंग से काम भी नहीं करता। आपका कोड जो आपको चाहिए होता है वो काम नहीं करता। तो आपको डायग्नोज करना पड़ता है, एक एक स्टेटमेंट को रन करके आपको देखना पड़ता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये अच्छे तरीके से उसने रिजल्ट दिया या नहीं दिया। उसके लिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप को, हमें इसको कहते हैं डिबगिंग करना, स्टेप बाय स्टेप रन करना अपने कोड को। तो बता रहा है देयर आर नो एरर मैसेजेस। कह रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरर मैसेजेस नहीं आते हैं बट फिर भी आपका कोड रन नहीं होता आपके डिजायर्ड वे में। तो सर्चिंग फॉर एंड फिक्सिंग एरर्स इन प्रोग्रामिंग कोड इज कॉल्ड कोड डिबगिंग। तो वो कह रहा है कि हम जब उसको फाइंड आउट करते हैं, एक एक लाइन को जब हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं कोड डिबगिंग।
अब जावास्क्रिप्ट डिबगर्स, कई तरह के जावास्क्रिप्ट डिबगर्स हैं। डिबगिंग इज नॉट इजी, बट फॉर्चुनेटली ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स हैव अ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट डिबगर। तो वो कह रहा है कि ब्राउजर्स के अंदर, ये जो अभी आपका क्रोम ब्राउजर है या कोई भी एक ब्राउजर है, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप डिबग कर सको अपने कोड को। बिल्ट इन डिबगर्स कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, फोर्सिंग एरर्स टू बी रिपोर्टेड टू द यूजर। तो वो कह रहे हैं कि आप इसी को यूज कर सकते हो कि वो आपको देख सके, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप उसको देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, व्हेन अ डिबगर यू कैन ऑल्सो, with a debugger you can also set breakpoints, places where code execution can be stopped, and examining variables while the code is executed। आप ये कर सकते हो कि अगर आपका 100 लाइन्स ऑफ कोड है, आप एक जगह उसको स्टॉप करवा सकते हो, भाई हाँ भाई 50th लाइन में आप ये स्टॉप कर दे, और सारा कुछ चल रहा है ठीक ठाक, बट मैं 50th लाइन में देखना चाहता हूँ उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे वहां पे आप बटन दबा सकते हो, स्टॉप कर सकते हो उसको। तो आपका पूरा कोड 50 लाइन्स तक आपका कोड चलेगा, फिर यहाँ तक आपका स्टॉप हो जाएगा, फिर आप उसे एक एक करके उसको एक्सिक्यूट कर सकते हो। Normally, otherwise follow the steps at the bottom of the page. You activate debugging in your browser with the F12 की and select console in the debugger menu। तो वो कह रहा है कि F12 की नॉर्मली हम दबाते हैं, अभी मैं दबाऊंगा F12 की, तो यहाँ पे शायद काम नहीं कर रहा। तो मैं इसको अलग से इधर कोई एक सपोज यूट्यूब लेता हूँ, तो F12 बटन दबाता हूँ। हम्म। तो देखिए जब हमने F12 बटन दबाया तो ये देखो सेपरेट हो गया। इसके राइट साइड पे आपके पास, राइट साइड पे ये सेक्शन आ गया जिसके अंदर बड़े सारे सब सेक्शंस हैं, एलिमेंट्स हैं, कंसोल है, सोर्सेज है, नेटवर्क है। तो आप कंसोल में आकर एक एक स्टेप को देख सकते हैं। अब जैसे मैंने सपोज W3C स्कूल्स डाला और इसको रन किया, तो अब देखिए यहाँ पे देखो ये एक एक स्टेप करके हमें बता रहा है कि ये कोड्स कैसे रन हो रहा है। अगर मैंने जावास्क्रिप्ट रन किया तो यहाँ पे देखो ये एक एक करके कोड को रन कर रहा है, आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर कंसोल के अंदर जा सकते हो और एग्जामिन कर भाई इसका कोड क्या है। हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको वाइडली यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको मतलब डिबगिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हम डिबगिंग क्रोम के अंदर, हमारे पास मोर टूल्स हैं, डेवलपर टूल्स हैं, वो बता रहा है फायरफॉक्स के अंदर, एज के अंदर, तो बड़े सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स हैं, हम इसको डिबगिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई क्वेरीज पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको रजिस्टर करना है कोई ऑनलाइन क्लासेस का, हम बड़े डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज को हम पढ़ाते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8810571940 पे आप कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।